नमस्कार, दोपहर के 1 बज गए हैं। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में ईरान की अमेरिका इजराइल से चल रही जंग की और इसका असर पेट्रोल डीजल पर पड़ रहा है। भारत में अभी तक तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं है। पेट्रोल पंप पर कतारें भी नहीं है, कोई लंबी लाइन नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई गोलियां नहीं चल रही हैं, कोई अफवाह का माहौल भी नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, बांग्लादेश की बात कर लूं तो जंग के अभी 8 दिन ही हुए हैं, सिर्फ 8 दिन। और इन दोनों ही देशों की क्या दुर्गति हो रही है उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की इतनी किल्लत शुरू हुई है कि पहले तो दामों में इजाफा होने लगा है। पेट्रोल पंप पर मारामारी होने लगी है। मारामारी तो छोड़िए, गोलियां चलने लगी है। अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतार दिख रही है। लोग पेट्रोल डीजल स्टॉक कर रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल किसी भी वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जैसे ही हालात बने हुए हैं। ढाका में लोगों की लंबी लाइन पेट्रोल पंप पर नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं। जो लोग हाय भारत, वाओ पाकिस्तान करते रहते हैं, वो जरा इन तस्वीरों को देख लें। कि पाकिस्तान की दुर्गति कैसे हो रही है। सिर्फ 8 दिन की जंग ने पाकिस्तान को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में तेल के लिए मारामारी हो रही है। पाकिस्तानी सरकार ने आज से पेट्रोल और डीजल के दामों में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सियालकोट में पेट्रोल के चक्कर में तो गोलियां तक चल गई है। एक शख्स ने फायरिंग कर दी, 2 लोग घायल हो गए। सोचिए जरा। अब आप शुक्र मनाइए कि भारत की पॉलिसी ऐसी है, भारत की नीति ऐसी है, भारत की दूरदर्शिता ऐसी है, भारत के दोस्तों की लिस्ट की लंबी कतार है और इसलिए भारत सुरक्षित है। 8 दिन हो जाए, 18 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, यहां पर कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला हाल तो नहीं होने जा रहा। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौंगावकर जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप चारों का। हर्षवर्धन जी, हाय चल रहा था, लोग नियम बता रहे थे कि भारत को क्या करना चाहिए, लोग सलाह दे रहे थे मोदी जी को किसका साथ देना चाहिए, किसके लिए दुआएं करनी चाहिए, किसके दोस्त बनके तो किसके दुश्मन बनके खड़ा होना चाहिए। यही सारी पट्टी पढ़ाई जा रही थी ना, डिप्लोमेसी सिखाई जा रही थी। आज ये भारत की डिप्लोमेसी है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, भारत अमेरिका से तेल खरीदता है, भारत ईरान से भी दूर नहीं है, भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदता है। कहां से तेल नहीं खरीद रहा है भारत? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि भारत की नीति ज्यादा मजबूती के साथ संतुलन वाली हुई है। संतुलन की कोशिश भारत हमेशा करता रहा और मैं बार बार कहता हूं कि विदेश नीति के मामले में किसी इंडिविजुअल की, किसी पार्टी की, किसी पार्टी लीडर की न तो नीति हो सकती है और न उसके आधार पर टर्म डिक्टेट किया जा सकता है कि फॉरेन पॉलिसी ऐसे तय करिए। क्योंकि कई ऐसी गुंजाइश होती है, कई ऐसी चीजें होती है जो आप जब टेबल पर बैठते हैं बार्गेन करने के लिए तो देश के हितों को बचाते हुए बहुत सी चीजें आप छोड़ते हैं, बहुत सी चीजें पकड़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक अलग किस्म का डॉक्ट्राइन प्रस्तुत किया है और वो दुनिया देख रही है। हम फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों में उनके सर्वोच्च सम्मान के हकदार अगर अपने प्रधानमंत्री को होते हुए देखते हैं तो इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अगर सारी गल्फ कंट्रीज प्रधानमंत्री को अपना मित्र कहने लगती हैं और मोदी को सबसे बड़ा सम्मान देती तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। लेकिन भारत में जो पॉलिटिक्स है ना, वो मतलब जहां गई है और कई लोग कहते हैं कि विपक्ष पर यह सवाल क्यों खड़ा, सत्ता पक्ष पर भी तो होना चाहिए, उसके जवाब बिल्कुल मांगे जाने चाहिए। लेकिन क्या भारत ने हितों के साथ, देश के हितों के साथ कहीं पर भी कोई समझौता किया है? तो ट्रंप के पहले कार्यकाल, बाइडेन के बीच में एक कार्यकाल और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल तक कहीं ऐसा दिखता नहीं। अभी जो डील है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भारत ने उससे पहले यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और दूसरे गल्फ कंट्रीज सबसे डील कर ली, जिससे अमेरिका पर दबाव पड़ा। अब भारत को यह भी पता था कि यह आता हुआ दिख रहा है, यानी ट्रंप ईरान पर आक्रमण करने वाले हैं। शायद यह भी एक वजह रही होगी कि वो अपना एक, जिसको कहते हैं ना कि नाराज नहीं करना है, सीधे लड़ाई नहीं करना है, अपने रास्ते चलना है, अपने आप को बढ़ाना है। अब उसके बीच में देखिए पलट के फिर से आ गया कि वो कह रहे हैं भैया हम तो कह रहे हैं 30 दिन के लिए तेल लो,
आप इसको अरे वो कौन होते हैं कहने वाले? नहीं, कौन होते हैं भारत को ज्ञान देने इसको वाले? समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में इधर चर्चा इतनी ज्यादा होने लगी कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पर हम ज्यादा बात करने लगे। ट्रंप जैसा बड़बोला नेता क्या आया, अरे भाई यही हिलेरी क्लिंटन ने भी बोला था 2012 में इसी को, ऐसे ही सरकार के लिए, यूपी के लिए। बिल्कुल ठीक बात। जितनी भी बातचीत होती है उसमें ये ठीक वैसे ही है जैसे हम विनायक दामोदर सावरकर को स्वातंत्र वीर न कह के माफी वीर कहने की मूर्खता करें, तो गांधी जी भी तो योर ओबीडियंटली ही लिखते थे। क्या मतलब थोड़ा सा इस देश में जो बातचीत का तरीका है ना, वो बड़ा विचित्र नहीं। मैं जो कह रहा हूं ये लेटर से कह रहा हूं, ये चिट्ठी के हवाले से मैं कह रहा हूं। नहीं, वहां तो योर ओबीडियंटली भी आपको बहुत अच्छा लग रहा था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी की नीति है, इसमें आपको कई बार जो अप्स डाउन्स दिखते हैं फैसले में, वो रणनीतिक हैं। और क्या उस रणनीतिक में कहीं पूरी तरह से किसी के दबाव में आए, सवाल ही नहीं उठता। चीन के, अमेरिका के दबाव में भारत आने वाला नहीं है। भारत एक सोवरेन स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहा है, उसमें जो थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है डिप्लोमेसी में, उसका उपयोग कर रहा है। नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स की गुंजाइश राहुल गांधी ढूंढ रहे हैं ना, पॉलिटिक्स की गुंजाइश ममता बनर्जी ढूंढ रही हैं, पॉलिटिक्स की गुंजाइश इस वक्त विपक्ष के तमाम लीडर्स ढूंढ रहे हैं। वो गुंजाइश क्या है? अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात कर ले, वो सरकार को अलर्ट कर रहे हैं। हालांकि अलर्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आप वो सुने। आने वाले समय में भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। राहुल क्या कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और टारगेट कौन है? इस युद्ध के बहाने भी टारगेट मोदी ही है। आप सुने उनका बयान। Huge part of our oil comes from the Middle East. That is going to get very expensive. That is going to get disrupted. Prices in India are going to rise. Fuel in India is going to become more expensive. Economic growth in India is going to slow down. And so we have to be very careful about what we do. So India has to understand that we are now entering a violent time. Dangerous time. So we have to be very clear on what our policy positions are, on why we do what we are doing, and how we are maneuvering through this dangerous period. Because if we don't, and we get caught in the fight, then we are in serious trouble. अब जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम एक बहुत खतरनाक समय में जाने वाले हैं, और अगर हमने अब मैन्यूवरिंग करनी शुरू नहीं की, या हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये अगर हमने नहीं समझा, तो फिर बहुत बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। तो मैं एक डेटा दर्शकों के सामने रख देती हूं। रशिया से हम $51.3 बिलियन का तेल खरीद रहे हैं। रशिया से नंबर 1 बात तो वो जो लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 30 दिन हम रशिया से तेल खरीद सकते हैं, नहीं, हम इतना तेल ऑलरेडी खरीद रहे हैं। हम फरवरी 2026 का डेटा ये कहता है कि हम प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल ऑलरेडी खरीद रहे हैं, हर दिन खरीद रहे हैं। तो सिर्फ मिडिल ईस्ट से हमारा तेल का व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इराक से $28.6 बिलियन का, सऊदी अरब से $19.3 बिलियन का, यूएई से $13.7 बिलियन का, और अमेरिका से भी $5 बिलियन का। इसमें वेनेजुएला का भी आंकड़ा मैंने सामने नहीं रखा है, वरना वेनेजुएला से भी हम तेल खरीद रहे हैं और वहां पर भी हमारी तेल की आपूर्ति हो रही है। तो पहली बात ये कि जो हमारी मैन्यूवरिंग है, अगर मैं गलत नहीं हूं प्रोफेसर साहब, तो हमारी मैन्यूवरिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, ट्रंप साहब ने इस समय जो रियायत दी है सो कॉल्ड, वो अपने राष्ट्रीय हित में उन्होंने किया है। उनको पता है कि तेल के जब दाम बढ़ेंगे तो अमेरिकन हाउस होल्ड का जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो घटेगा। तो उन्होंने किसी पे एहसान नहीं किया, कोई इसको एहसान नहीं समझे, उन्होंने अपनी राजनीति की है। बाइडेन साहब के जमाने में भी यही था। बाइडेन साहब के जमाने में तो और था कि हम रूस से क्रूड ऑयल खरीदते थे, रिलायंस से वो रिफाइन करते थे, और हम वेस्ट यूरोप को और अमेरिका को भी बेचते थे। तो वैसी भी स्थिति थी। तो कोई ये कह दे कि रियायत दे रहा है, नहीं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे थे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे। लेकिन बात वही आती है, आगाह करना भी इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन का काम क्या है कि हमको आगाह करें कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। आपने देखा होगा पिछले 4 साल में तेल के दाम नहीं के बराबर बढ़े हैं, जबकि तेल का जो बाजार है दुनिया का वो कम हुआ है। यानी हमने अच्छा खासा कॉर्पस जमा किया होगा। अगर तेल के दाम भी बढ़ते हैं
तो अमूमन ये माना जा रहा है कि 1 साल तक भारत सरकार अगर चाहे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर चाहें, तो वो तेल के दाम नहीं बढ़ा सकती हैं। तो ये आगाह करना उनका अपनी जगह पे उचित है, लेकिन भाई ऑपोजिशन है, कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, हर बार वो घेर नहीं पाते हैं, तो इस बार उनको वो मौका मिला है। लेकिन जो वेस्ट एशिया की इस समय जो स्थिति आप देख रही हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि अगर ये 1 महीने में खत्म नहीं होता है या कुछ सुलह नहीं होती है, तो और तेल के दाम और दुनिया में एक तरह से आप माने जो महंगाई है, जो अनसर्टेनिटी है, जो टेंशन है, वो बढ़ता जाएगा। और इसी को आगाह ऑपोजिशन भी कर रहा है, और ये आगाह करे ना करे, सरकार इससे हमेशा इस बात से अवेयर रहती है कि हमें ऐसा कुछ करना है। एक और जानकारी में इसलिए मुझे नहीं पता विपक्ष के कितने नेता इस कार्यक्रम को देखते हैं समीर जी, लेकिन मैं फिर भी अगर जो नेता देख रहे हैं उनके साथ भी ये जानकारी साझा कर लूं। सेक्रेटरी क्रिस राइट है, अब ये क्या कह रहे हैं, अमेरिका ने तेल की कीमतें कम करने में मदद के लिए भारत से संपर्क किया है। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट के मुताबिक हमने भारत में अपने दोस्तों से रूसी तेल खरीदने का अनुरोध किया। अनुरोध है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है और कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझा जाए, इसमें भारतीय रिफाइनरियों में तेल जाएगा और अन्य वैश्विक रिफाइनरियों पर दबाव कम होगा। तो अब ये समझिए ना कि ये सारी चीजें जो हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, जो बांग्लादेश की हालत है, उससे आप भारत की तुलना कर रहे हैं, जो श्रीलंका की हालत है उससे आप भारत की तुलना कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, राहुल गांधी तो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे वो इकोनॉमी के बहुत बड़े एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, और इकोनॉमी पे उनको बहुत मास्टरी है जिस तरीके से वो बोल रहे थे। और राहुल गांधी की इकोनॉमी की समझ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ट्रम्प ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी तुरंत पार्लियामेंट में बोल देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। और उसके बाद उनके ही वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता कि भारत की इकोनॉमी डेड है। उनके कई नेता इस बात को खारिज करते हैं अपने बयानों के अंदर। तो राहुल गांधी के इकोनॉमी के अंदर क्या, राहुल गांधी को तो खैर बाकी विषयों की भी समझ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और राहुल गांधी को जो लग रहा है, जो प्रश्न राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो शंका राहुल गांधी उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत दूरदृष्टि के नेता है। प्रधानमंत्री मोदी को ये बहुत पहले मालूम था कि ऐसी स्थिति बनेगी और पहले से ही उसकी व्यवस्था सरकार करके चल रही होगी। किसी भी स्थिति में आप 2014 के बाद देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के अंदर किसी चीज को लेकर संकट उत्पन्न हुआ हो, इंटरनेशनल प्रेशर के कारण, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण भारत के अंदर किसी तरह का संकट उत्पन्न हुआ हो। तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय परेशानियों को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से देश के अंदर हैंडल किया है, और कोविड का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा कोविड के कॉल में सब दुनिया की तमाम देशों की इकोनॉमी जब डूब रही थी और पीछे जा रही थी, भारत ने उस समय भी बेहतर और स्थिर प्रदर्शन किया है। और अब भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भले ही बांग्लादेश में अस्थिरता रही हो भारत के खिलाफ, श्रीलंका में इस तरीके से उपद्रव हुआ हो, पाकिस्तान लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा हो, अमेरिका भले ही दबाव डालता हो, लेकिन भारत कहीं नहीं झुका। आप देखिए ट्रेड डील के अंदर भी भारत ने लंबे समय तक इंतजार किया और फिर अपने शर्तों के आधार पर भारत ने ट्रेड डील की है। हालांकि बात ये सही है कि इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका में जो हुआ कि जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए तो वो विड्रॉ हो गए। अब भारत नए तरीके से बातचीत कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए 140 करोड़ लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जो निर्णय लेंगे देश हित में लेते हैं और बहुत बेहतर प्लानिंग के साथ, दूरदृष्टि के साथ, तमाम भविष्य की आने वाली परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी निर्णय लेते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद से देश के अंदर कभी भी किसी बात को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारत हर मोर्चे पे बहुत मजबूत रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। और इसलिए पाकिस्तान एक तरफ जहां पर इस जंग के शुरू होने के बाद से चौतरफा फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पाकिस्तानियों को महंगाई का सबसे बड़ा बम उनके सिर पर फूटने का डर सता रहा है। पाकिस्तानियों को आशंका यह है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 1000 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकते हैं। एक बयान आपको सुनाते हैं, उनका डर सुनिए। पेट्रोल की प्राइसेस 1000 रुपया लीटर तक जाने का इम्कान है अगले हफ्ते से, लेकिन 1000 रुपये दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं वो 12 से 15 दिन के होते हैं ज़खायर, ऑयल एंड गैस के, पेट्रोल के, डीजल के। उसमें से भी ज़्यादातर जो ज़खीरे हैं वो अस्करी नोयत के, दिफाई नोयत के हैं, तो वो तो आर्मी के लिए यूज़ करने के लिए, वो आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन के जो ज़खायर आ सकते हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद हुए हुए, तो 5-7 दिन की बात है। और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी ख़त्म हो जाएंगे?
नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए, वजीरों को चाहिए, उसके बाद पुलिस को चाहिए, उसके बाद अमीरों को, एलीट को चाहिए। तो जो वो अभी से ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा। We are seeing right now is that big countries like China, India, Japan, South Korea can mitigate the impact. They can handle the pressure. We are forgetting the poorer countries that are going to have serious problems. If you talk about Bangladesh, for example, you talk about Pakistan, you talk about Vietnam, and then you start talking about the smaller countries in Asia. You talk about the Philippines. Those countries are going to suffer greatly, something that is worse than the period of COVID. अब खौफ किससे कहते हैं वो पाकिस्तानियों की जुबान पर दिखाई दे रहा है। वो करे तो क्या करे। आपने अपना सारा, राजकुमार जी, जब पाकिस्तान को अपने इकोनॉमी सुधारनी चाहिए थी तो आतंकवादियों को शय देने में लगे हुए थे। जब उन्हें अपने ऑयल रिजर्व्स तैयार करने चाहिए थे, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी, तब वो आतंकियों के मरकज रिपेयर कर रहे थे। तो सारा ध्यान तो उनका वहां पर था। देखिए, अगर पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी ये है कि इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी तो उनकी प्रायोरिटी में कभी थी नहीं। और इकोनॉमी पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों से लगातार बदहाल स्थिति में है। इसलिए अगर वहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम और बढ़ जाते हैं या आटे के दाल के भाव और बढ़ जाते हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात हमें जरूर समझनी होगी, हमारे यहाँ भी आज एलपीजी के रेट, घरेलू सिलेंडर करीब 55 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये बढ़ गया है। ये 8 दिन की जंग का नतीजा है। अगर ये जंग, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते चल सकती है, रिजर्व उतना हम कर ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। अगर ये 4-5 हफ्ते चलती है तो आप तय मानिए कि अपने यहाँ भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अच्छी बात यह है कि चाहे हॉर्मुज़ बंद करने की बात हो या रशिया से इंपोर्ट करने की बात हो, भारत के सामने विकल्प खुले हुए हैं। ना हमारे लिए हॉर्मुज़ का रास्ता बंद है, ना हमसे रशिया से हमें इंपोर्ट करने के जो पाबंदी, कथित तौर पर अमेरिका का दबाव था, वो भी उन्होंने कह दिया कि 30 दिन तक कर सकते हैं। हालांकि ये आपत्ति की बात है कि अमेरिका कौन होता है ये तय करे कि हम रूस से तेल की खरीद कम करें या अब कर लें या तब न करें। इस मामले में हमको थोड़ा सा असर्टिव होने की जरूरत है। आज अमेरिका की जरूरत है तो हमसे कह रहे हैं आप खरीद लीजिए, कल आपकी जरूरत नहीं होगी, आप कहेंगे रूस से मत खरीदिए, वेनेजुएला से खरीद लीजिए। तो ये एक अलग मुद्दा है। जहां तक राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बहुत खतरनाक दौर में, पाकिस्तान क्यों इस खतरनाक दौर में, मैं तो सर ये पूछ रही हूँ, वो तो अमेरिका का दोस्त है, वो मुसलमान कंट्री है, वो ईरान का भी दोस्त हो सकता है, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करता है, मीनाक्षी जी, खतरनाक स्थिति में अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अच्छा, अगर हो सकता है तो सिर्फ इजराइल का हो सकता है, बाकी सबके साथ उसके यूज एंड थ्रो वाले रिश्ते हैं। अगर पाकिस्तान का दोस्त होता सही मायने में तो पाकिस्तान की इतनी बुरी गति नहीं होती। वो पाकिस्तान उसके लिए स्ट्रेटेजिकली एक जरूरत है। ठीक है, चाहे उसको अफगानिस्तान में कुछ खेल करना है या दक्षिण एशिया में अपना एक चाहिए प्यादा, तो उसके तौर पर पाकिस्तान को यूज कर रहा है। और पाकिस्तान ये बात समझता भी है। अगर नहीं समझता होता तो अमेरिका से मदद भी लेता आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर और अपने यहाँ ओसामा बिन लादेन को शरण भी देता। दोनों काम नहीं करता। वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये मैरिज ऑफ कंपल्सन है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उनको पैसा चाहिए जो अमेरिका दे सकता है, उनको एक ठिकाना चाहिए साउथ एशिया में जो उनका प्यादा बन के काम कर सके, चाहे चीन के खिलाफ या भारत के खिलाफ या अफगानिस्तान में पहुंच के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान को वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और उनके रक्षा मंत्री ने पिछले दिनों भी कहा था कि अमेरिका ने हमको यूज करके फेंक दिया। लाइक अ टॉयलेट पेपर। जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो बहुत अच्छा भी नहीं है। मैं एक खबर ऐसी दे देती आपको कि पाकिस्तान के लिए कैसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, वो थोड़ा सा तमाम दर्शकों के सामने हम रख दें। अभी किससे मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की, जरा खबर आपको बता देती हूँ। आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से। और ये मुलाकात क्यों हुई है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये जो जंग का संकट बना हुआ है, ये सऊदी अरब के लिए महासंकट, बल्कि यूं कहें कि आसिम मुनीर के लिए धर्म संकट। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने मुनीर से मिलकर उन्हें सऊदी अरब के साथ अपने संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते की याद दिलाई है। उन्हें बताया है, भूल गए क्या आप कि आपने डिफेंस पैक्ट किया था,
इफ डिफेंस पैक्ट का मतलब यह था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब 8 दिन हो गए, ईरान लगातार सऊदी अरब पर हमला कर रहा है। कहां गया डिफेंस पैक्ट? आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने मुनीर से दो टूक कह दिया कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान को अभी समझौते के तहत जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। ईरान लगातार सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ऐसे में ईरान को रोकना जरूरी है। पाकिस्तान अब तक खुलकर ईरान के खिलाफ सामने नहीं आ रहा था, वो अंदर ही अंदर अमेरिका की मदद कर रहा था, और नहीं करेगा तो कहां जाएगा भाई? जिससे भीख मांगते हैं उसके सामने अपनी वफादारी भी तो साबित करनी पड़ेगी ना। तो वफादारी साबित करना अमेरिका के सामने जरूरी है पाकिस्तान की। लेकिन सऊदी अरब ये बोल रहा है कि भाई रक्षा समझौता है, याद तो कर लीजिए, होश की दवा तो कर लीजिए। अब हर्षवर्धन जी क्या करेगा पाकिस्तान? ये धर्म संकट में जो फंसा हुआ है, किसके साथ खड़ा होगा? अगर अमेरिका के साथ खड़ा ना हो तो समस्या, सऊदी अरब के साथ ना खड़ा हो तो समस्या, ईरान के खिलाफ हो जाए तो समस्या, क्या करेगा वो? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई भ्रम नहीं है। वो ईरान से लड़ाई लड़ने की न तो उसकी अभी औकात है और ना आज की स्थिति है। वैसे ही वो अफगानिस्तान के मोर्चे पर बुरी तरह से पिट रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा क्योंकि वहां से उसे लगातार, जिसको कहते हैं ना कि धनराशि मिलती रहती है, थोड़ा दान मिलता रहता है, कर्जा मिलता रहता है। सऊदी अरब से भी उसके रिश्ते वही हैं। लेकिन भी हाल के दिनों में क्या हुआ, सऊदी अरब ने अपना कर्जा थोड़ा मजबूती से मांग लिया है। तो पाकिस्तान तो मतलब कोई भी हो, मतलब वैसे अगर आप कहें कि भाई पैसा दिया है दे दो तो हो जाएगा, लेकिन किसी भिखमंगे से आप पैसा लेना चाहें, जरा एक बार कोशिश करके देखिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। एक बार अगर भीख दे दी, अगर एक बार भीख दे दी तो आप दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। वो भिखमंगा मुल्क है, उसको पैसा दे के सऊदी अरब चाह रहा था कि ले लें। उसके बाद उसने कहा कि हम इतनी पेनल्टी लगा देंगे, इतना आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देंगे। वो यूएई के पास भागा हुआ गया। पाकिस्तान की स्थिति बहुत विचित्र है, लेकिन इसमें वो कोशिश करता है कि जहां थोड़ा लिवरेज मिल जाए वो कोशिश कर ले। ईरान पर पाकिस्तान हमला कर देगा या उससे लड़ पाएगा या उसको घेरने की कोशिश करेगा, मुझे कतई नहीं लगता। और अभी तो वैसे भी गाजा में जाने की वजह से सेना भेजनी है कि नहीं भेजनी है, पुलिस भेजनी है, क्या करनी है, इमरान खान की वजह से और फिर ये अफगानिस्तान की वजह से, वैसे ही पाकिस्तान बड़े बुरे हाल में। जो बचा खुचा था वो पेट्रोल पंप पे मारपीट से हो जाएगा। गाजा के नाम पे पहले से ही जिस मुल्क का बाजा बज रहा हो। लेकिन मीनाक्षी जी, एक बात मेरे ध्यान में आ गई है। तो अभी ये बात ठीक है कि नेता विपक्ष को बिल्कुल सरकार को आगाह करना चाहिए, लेकिन नेता विपक्ष आगाह वगाह नहीं करते हैं। नेता विपक्ष इस देश में हमेशा कुछ एनार्की हो जाए उसका प्रयास करते हैं। अब पहले तो ये समझना चाहिए कि ये वही नेता विपक्ष हैं जिन्होंने एक समय में बड़े बड़े लोगों से बात की थी। उसमें एक दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री, और सचमुच बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो सेलिब्रिटी गवर्नर हमारे देश के थे, उनका नाम है रघुराम राजन। और उनसे इन्होंने एक घर की छत पर बड़ी लंबी बातचीत की थी अपनी यात्रा के दौरान। तो रघुराम राजन ने कहा कि 5% की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की हो जाए तो कमाल हो जाएगा, इससे ज्यादा तो संभव नहीं, इतना हो जाएगा देश बच जाएगा। तो वैसा ही नेता, वैसा ही उसका अर्थशास्त्री। रघुराम राजन के अर्थशास्त्र में कमी नहीं, बहुत शानदार अर्थशास्त्री हैं, बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी के संकट में वो भी भारत को 5% पर ले आए। 8.2 की ग्रोथ पर हमें 7% की रेगुलर ग्रोथ हम हासिल कर रहे हैं। तो भारत किस ट्रेजेक्टरी में है इसको समझना है तो दुनिया के दूसरे लोगों को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी वो है जो कह चुके हैं डेड इकोनॉमी, उनकी बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। डेंजरस टाइम, हाँ वो तो है ही है, इसमें कोई कहने के, सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन उस डेंजरस टाइम में भारत कैसे कॉम्बैक्ट कर रहा है, नजर इस बात की होनी चाहिए। और दुनिया इस बात को मान रही है, और तभी चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी भारत की तरफ देखते हैं, रशिया है वो भी भारत की तरफ देखता है। सबसे पहले चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं और सबसे हॉट टॉपिक वहां पर एसआईआर का है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ममता बनर्जी इसके खिलाफ हल्ला बोल रख रही है। ममता बनर्जी आज दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी। ममता बनर्जी का यह धरना कल दोपहर 2 बजे से सेंट्रल कोलकाता के मेट्रो चैनल पर जारी है। ममता बनर्जी रात भर टेंट में रही। ममता बनर्जी आज लोगों को संबोधित कर रही थी। इस दौरान ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है। ममता ने इस दौरान एलपीजी गैस के दाम बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार पर अटैक किया। खबर तो आप जानते ही हैं, अभी थोड़ी देर पहले राजकुमार जी भी बता रहे थे कि भाई पेट्रोल और डीजल के दाम भले ही ना बढ़े हों, लेकिन एलपीजी के दाम बढ़े हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कल फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। 21 दिन तक गैस नहीं मिलेगी, खाना कैसे बनेगा? अरे भाई 21 दिन तक गैस क्यों नहीं मिलेगी और खाना क्यों नहीं बनेगा?
वो ये कह रही है कि केरोसिन तेल भी नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी एलपीजी गैस को भी चुनावी मुद्दा बनाने जा रही हैं। महिला दिवस पर कल कोलकाता में महिलाएं बर्तन लेकर मार्च करने जा रही हैं। बड़े दिनों के बाद आप एक ऐसा मार्च देखने जा रहे हैं। हालांकि इस तरीके का मार्च आप याद करिए एक बार स्मृति ईरानी ने किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब वो सिलेंडर लेकर बैठी थी। इस बार मौका ममता बनर्जी के पास है। ममता बनर्जी ने पहले एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, अब वो कोलकाता में धरना दे रही हैं। ममता का आरोप यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है। आप सुने उनका बयान। ভোটারের নাম কাটা হয়েছিল যখন ড্রাফট ভোটার লিস্ট বেরোয় তখন আমরা দেখেছিলাম ডিসেম্বর মাসে। পরবর্তীকালে 28শে ফেব্রুয়ারি যে ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হলো সেখানে প্রায় অ্যাডিশনাল 5.5 লক্ষ 6 লক্ষ নামে মানুষের নাম কাটা হয়েছে। তার মানে সংখ্যাটা কত? 63 লক্ষ 64 লক্ষ। আর আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন রয়েছে 60 লক্ষ 7 হাজার। তার মানে সংখ্যা কত? 1,24 লাখ। এসআইআর ঘোষণা হওয়ার 3 মাস আগে থেকে বিজেপির নেতারা গলা ফাটিয়েছিল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল 1,24 লাখ 1,25 লাখ লোকের নাম বাদ যাবে। আমি নো ভোট টু বিজেপি এবার খালি বলছি না, আমি সে কারণে বলছি বয়কট বিজেপি। ममता बनर्जी के धरने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी स्टंट कर रही हैं। उन्हें मालूम है कि अब वो विपक्ष में बैठेंगी तब धरने प्रदर्शन ही करने होंगे, इसलिए ममता ने इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी है। गिरिराज सिंह का कहना यह है कि ममता बनर्जी सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए धरना दे रही हैं। वो धरना देश हित में नहीं, बंगाल हित में नहीं। ये धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठिया मुस्लिम घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए। ममता बनर्जी जो कर रहा है ये काम देश विरोधी काम, संविधान विरोधी काम, उन्होंने पश्चिम बंगाल का हित में नहीं कर रहा है। ये जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंगा ये आकर हमारा खाना खा छीन रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, बेटी को उठा लेकर जा रहा है, धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है, हमारी मंदिर को तोड़ रहा है, हमारी मूर्ति को तोड़ रहा है। ये लोग को संरक्षण देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। ममता बनर्जी इस बार जाने वाला है। अब मान के चलिए जनता तैयार है, मूल सहित तृणमूल को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल का जनता करेगी। ममता बनर्जी केवल 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 घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरी और सीना जोड़ी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। आज गांव-गांव के में किसान मजदूर रो रहे हैं और टीएमसी के काउंसिलर के चेहरे खिल रहे हैं गुंडों के बल पे कि हम गुंडों से पिटवाएंगे और सरकारी कर्मचारी और पुलिस उसका साथ देगा। मैं सबसे कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, कान खोल करके सुन ले गुंडे और कान खोल करके सुन ले अधिकारी, सरकार बदलने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी तो ऑलरेडी कान खोलकर, आंख खोलकर, हाथ पैर मारकर जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत लगाकर वो धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स का अंदाज है और ये तरीका आज तक उन्हें सूट करता आया है। सवाल यही है समीर जी कि इस बार भी तैयारी वही है। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका इसमें पार्टी बना हुआ है, यहां पर मोदी को टारगेट करना है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, हाँ बढ़े, थोड़ा युद्ध का असर इस पे पड़ा, तो इसमें भी आपको कहना है कि भाई देखिए आपके घर में खाना नहीं बन पाएगा, सिलेंडर में गैस नहीं रहेगी, केरोसिन तेल नहीं रहेगा, तो भूखे रह जाएंगे पश्चिम बंगाल के लोग। ये उनकी पॉलिटिक्स का, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ ये उनकी राजनीति का तरीका और आज तक कामयाब होता आया है। देखिए, एसआईआर पर ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी लड़ाई अपनी तरफ से विपक्ष के रूप में लड़ने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने
एक यात्रा निकाली थी। उसके बाद चुनाव आने तक राहुल गांधी भी भूल गए और तेजस्वी यादव भी एसआईआर को भूल गए थे, और उसका परिणाम उनको फिर बाद में दिखा। मतलब मुद्दा उन्होंने उठाया लेकिन बीच में छोड़ दिया, और वो बिहार में कोई बहुत रिलेवेंट मुद्दा नहीं था। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर जिस तरीके से लड़ाई शुरू की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना काला कोट पहना, बताया मैं वकील हूँ, खुद पैरवी करने चली गई। वो चुनाव आयोग से मिलने जाती है, आने के बाद वो आक्रामकता से उसके बयान देती है। जब आता है तो कहती मैं धरना प्रदर्शन शुरू करूंगी, तमाम तरह के वो मंचों का इस्तेमाल करती। तो ममता बनर्जी एक लड़ाका के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया, और मुझे लगता है कि अच्छी लड़ाई लेकर जा रही है उसके अंदर। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इसके बाद इस मुद्दे को लेकर वो कहां जाएंगे, लेकिन समस्या ये भी है कि जब इस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में लेकर आपको किसी तरह की राहत नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। इसको एक लंबे समय तक ममता बनर्जी कब तक जिंदा रखेगी? आप ये कह रहे हो कि मैं 22 ऐसे लोगों को मंच पर लेकर आऊंगी जो जिंदा है और जिनका नाम काट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था ना कि ऐसे लोग हैं तो आप हमारे पास लेकर आइए, हम चुनाव आयोग से इस बारे में पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रहे, आप चुनाव आयोग में लोगों को लेकर जा नहीं रहे हो, और आप इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हो। ममता बनर्जी तो वैसे भी धरना प्रदर्शन करती रही। जो आप कह रहे हैं सर, उसका मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि एक नकारात्मक राजनीति है, वोट बैंक बचाने के चक्कर में वो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व। बिल्कुल। और देखिए, आप अपने राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर थे उसको बचाने के लिए आप धरने पर बैठ जाती है, हालांकि बाद में उसको आप राज्यसभा भेज देती है। उसके बाद जब ईडी की कार्रवाई होती है आपसे जुड़ी हुई संस्था पर जो आपके लिए राजनीति का काम करती है चुनाव के अंदर, तो आप उसको बचाने के लिए चले जाते हैं और ईडी से फाइलें और सब विड्रॉ कर लेते हैं। और अब जब एसआईआर की बात आती है तो आप तंबू पर बैठने की एक कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी तंबू में बैठ रही है, लेकिन इस चुनाव में बंगाल की जनता ममता बनर्जी के तंबू उखाड़ देगी। चुनाव परिणाम आने पर ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल होगा इस चुनाव के अंदर। ममता बनर्जी इस बात को जानती है, और अगर ममता बनर्जी को लगता है कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, एलपीजी महंगा हो रहा है, तो ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री है ना, वो राहत दे दे। अगर 12-15 रुपए महंगा हो गया है तो वो कहे कि राज्य सरकार इसको बियर करेगी, मैं अपने राज्य की जनता के ऊपर लोड नहीं पड़ने दूंगी, या राज्य सरकार बियर करेगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट समझा रही है कि फ्रीबीज नहीं लेनी चाहिए। राजकुमार जी, इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए मीनाक्षी, एक चीज समझिए कि ममता बनर्जी 15 साल से सीएम है, तो अपने काम काज पर आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, हालांकि यहाँ तो डिबेट हो सकती है कि क्या काम किया क्या नहीं किया, अच्छे से अच्छे काम के बावजूद आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। तो ममता बनर्जी की पूरी कोशिश ये है कि ये चुनाव राज्य के मुद्दों पर या राज्य में सरकार के कामकाज के मुद्दों के बजाय केंद्र सरकार के विरुद्ध मुद्दे जो हैं उन पर होना चाहिए। सर, लेकिन पॉलिटिक्स भी तो ऐसी होती है। मैं वही कह रहा हूं, तो वो अपनी रणनीति के हिसाब से गलत नहीं कर रही हैं वो। और जहां तक एसआईआर का सवाल है, उसके दो पहलू हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, जुडिशियल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता था उसने किया है। आप संतुष्ट नहीं है, राजनीतिक रूप से आपका पूरा अधिकार है कि आप धरना दें, प्रदर्शन करें, जो भी करें। तो ममता बनर्जी की राजनीति समझनी चाहिए। वो पूरी कोशिश करेंगी कि चुनाव राज्य सरकार के कामकाज और राज्य के मुद्दों पर ना हो, केंद्र सरकार के विरुद्ध माहौल बना के किया जाए, जिसका थोड़ा मौका उनको शायद आने वाले दिनों में। सवाल ये है कि ये जो बंगाल बांटने वाली थ्योरी है हर्षवर्धन जी, ये बंगाल बांटने वाली, बंगाल तोड़ने वाली ममता बनर्जी की ये थ्योरी क्या जमीन पर काम कर रही है? क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? क्या ममता बनर्जी इसका फायदा उठा पा रही है? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी प्रयास कर रही हैं, और बिना किसी संकोच के सबसे पहली बात ये कि ममता बनर्जी भले 15 साल की सत्ता में हो गई, ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत पीछे है, इसको पहले समझिए। दूसरा, जिन फ्रीबीज के अलग अलग, जिसको हम कहते हैं ना, कहीं लाडली बहन है, कहीं लाडकी बहन है, कहीं वो कुछ और है, कहीं महतारी वंदन है, ऐसे ऐसे जिन जिन नामों से आप कहें, उन सब का पूरा पैकेज ममता जी पहले से ही लागू करके बैठी हुई। आप वहां की योजनाओं को देखिए तो करीब ऐसी 2 दर्जन योजनाएं हैं जिसमें अलग अलग जितने वर्ग हैं उन सबको ममता बनर्जी अपने साथ लेकर चल रही। ये हो गया एक। दूसरा क्या है, ममता बनर्जी ये सब जो करती हैं उनका एक लड़ाका कैडर है जो मारपीट करता है, मारकुटाई करता है, लड़ जाता है, आग लगा देता है। उसको वो ये संदेश देती है कि कोई बात नहीं, हम सत्ता में रहने वाले हैं। और इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से बूथ से लेकर हर जगह ममता बनर्जी का कैडर है, बीजेपी उस तरह से खड़ा करने में नाकामयाब रही है। अच्छा, मतलब उसका कारण जो भी हो, गवर्नर तक बदलना पड़ गया। चलिए, धनखड़ जी का तो समझ में आता है, उपराष्ट्रपति बनाना था। सीवी आनंद बोस तो बड़ी लड़ाई लड़े ममता जी से और लोक भवन से रुखसत हो गए, अब आर एन रवि आएंगे। लेकिन गवर्नर के जरिए स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है, लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। वो आप ठीक है, कुछ जगहों पर लगे तो जैसे बहुत वो अति हो गया था तो वो समझ में आया था कि धनखड़ जी धुबरी चले गए थे,
जब असम भाग के जाना पड़ा था वहां के लोगों को, तो वो ठीक था। लेकिन उसके अलावा तो मैं फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिकल फोर्स को और स्ट्रेंथन कर रही हैं और कंसोलिडेट कर रही हैं, और इसके लिए उनके पास सबसे आसान तरीका है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, इन जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, ये इस तरह से कर रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है कि किसी भी तरह से लोगों को याद दिलाएं कि 15 साल पहले जो ममता आई थी वो क्या कह के आई थी, ये बर्बाद हो गया। इंडस्ट्रियल कैपिटल बनना चाहिए था, वो नहीं रहा। हत्या यहां एकदम जिसको कहें कि सामान्य हो गई है। महिलाओं की इज्जत बिल्कुल नहीं रह गई है। उन सब चीजों को लेकर, करप्शन को लेकर वो इनके ऊपर कूदेगी। हर्षवर्धन जी, मैं बस एक बात जो है दर्शकों के सामने रखना चाह रही हूँ, इसी में ऐड करते हुए, लेकिन जो बीजेपी नहीं कर पा रही है ना, वो ममता बनर्जी जैसी लड़ाई नहीं करती दिख पा रही है। शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी 15 साल की लीडरशिप के बाद भी अभी भी एक नएपन के साथ एक तेज तर्रार नेता के तौर पर दिखाई दे रही। बीजेपी क्यों नहीं दिख पा रही है? बहुत संक्षेप में इसका। नहीं, बीजेपी की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि उसकी लीडरशिप कभी एक कोई नहीं रही है, स्टेबिलिटी नहीं रही है ना। उसके अपने नेता नहीं रहे, गायब होते रहे, उधर से आते हैं इधर चले जाते हैं। शुभेंदु आके थोड़ा ताकत दिखाते हैं, लेकिन वो भी अचानक इतनी ताकत नहीं दिखा पाए कि सत्ता पलट पाए, वरना 3 से 77 होना कोई सामान्य बात नहीं। और दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघ वाली भारतीय जनता पार्टी और जो तृणमूल और दूसरी जगहों से आए लोग, उनके बीच का तालमेल भी बहुत मुश्किल करता है। अलग अलग राज्यों में राज्य कर रहा हूं, अलग अलग इलाकों में राज्य के, वो बड़ी मुश्किल है। और ये जो घुसपैठिए वाला मसला है, ये कितना गया है गहराई तक, इसका अनुमान अभी ठीक नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी लड़ अच्छा रही है, लेकिन क्या सत्ता पलट देगी? क्या एकदम से चेंज कर देगी? वो अभी पूरी तरह से होता नहीं दिख रहा है। जी देखिए, अगर आप बंगाल जाएं, लोगों से पूछे क्या घुसपैठिया प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल इस बात से नकारते हैं घुसपैठिया प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, और आप ट्रैवल करें, किसी से पूछें क्या दीदी अगले बार जीत के आएंगी, सब वो कहते हैं कि जीत के आए ना आए, लेकिन दीदी के बारे में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन कोई ये फाइनली अगर आप उसे देंगे कि नहीं वोट देंगे, उस पर वो चुप हो जाता है। यानी अभी भी वहां की जनता जो है पेशोपेश में पड़ी है। लेकिन जो दीदी का इमेज है ममता जी का, वो फाइटर का है, उसको लोग सराहते हैं। और वो महिलाओं के अधिकारों के लिए, चाहे कुछ ऐसी चीजों के लिए जो सड़क पर आती हैं, तो उससे पूरा वहां का जनमानस है वो लौट पड़ता है। ऐसी फाइटिंग काडर इस समय बीजेपी के पास डेवलप नहीं पाए। शुभेंदु अधिकारी हैं या अधिकारी जो परिवार है, वो बहुत स्ट्रांग है अपने रीजन में, ममता दीदी को भी हरा देते हैं। बंगाल में बीजेपी के पास नहीं है, और मैं कह रही हूँ पूरे देश में ऐसी फाइटिंग स्पिरिट पूरे विपक्ष के पास नहीं दिखाई दे रही है, जो पश्चिम बंगाल में अकेले ममता बनर्जी के पास दिखाई दे रही है। अगर यही फाइटिंग स्पिरिट शायद राहुल गांधी में, अखिलेश यादव में, तेजस्वी यादव में, उनके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट होती तो शायद इस वक्त नक्शा कुछ और होता। मैं पॉलिटिकल नक्शे की बात कर रही हूं। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां 21 साल बाद नीतीश ने बिहार की सियासत छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया है। इसके बाद बिहार की सियासत में नई सरगर्मी है। नीतीश के बेटे निशांत की कल जेडीयू में एंट्री होने जा रही है। इससे पहले नीतीश कुमार ने राजभवन में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात है। नीतीश 10 मिनट में राजभवन से लौट भी आए। बिहार में नई राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। आरिफ मोहम्मद खान की जगह डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व आर्मी अफसर सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो एक सिमिलैरिटी इसमें यह है कि एक मुस्लिम के बाद अनदर मुस्लिम इज टेकिंग ओवर द चेयर। तो 20 साल के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में केंद्र की पॉलिटिक्स में वापस लौट रहे हैं। अब नीतीश की जगह उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है। यही बड़ी खबर है। कल यानी कि 8 मार्च को निशांत औपचारिक तौर पर जेडीयू ज्वाइन करेंगे। इसके लिए निशांत ने हामी भी भर दी है। दरअसल कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाई थी, और इसमें नीतीश कुमार ने अपने फैसले के बारे में नेताओं को जानकारी दी और कहा कि वो अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं। इसके लिए कोई किंतु परंतु, ऊपर का दबाव, नीचे दबाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद निशांत की जेडीयू में एंट्री की मांग रखी गई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने का आग्रह किया, जिसके बाद जेडीयू के बाकी नेताओं ने समर्थन दिया। इसके बाद निशांत ने अपनी सहमति भी दी। बताया जा रहा है कि निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। एक बयान आपको सुना देते हैं, फिर करते हैं चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये फैसला निसंदेह आम बिहारी के लिए गले से उतारना इतना आसान नहीं होगा। और जहां तक निशांत जी का सवाल है, शिक्षित हैं, नौजवान हैं, इंजीनियर हैं, लगभग 2 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार इच्छा थी, उनका दबाव भी था, और अंततः निशांत जी ने इसे स्वीकार किया और उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी।
एनडी नेता उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री का स्वागत कर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के अस्तित्व के लिए निशांत का एक्टिव होना जरूरी है। और मैं तो कल के दिन की बात कर रही हूं, क्योंकि कल 8 तारीख है, 8 मार्च महिला दिवस है, और जेडीयू की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो महिलाएं रही है, वो बेटियां रही हैं, वो बिहार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है नीतीश कुमार के पीछे आज भी खड़ी हुई है। मैं एक उदाहरण देती हूँ प्रोफेसर साहब, एक बच्ची है, बिहार की ही है, वो मुझे ये कह रही थी कि भाभी ये बताइए कि क्या हुआ, नीतीश जी क्या करने जा रहे हैं, ये क्यों कर दिया नीतीश जी ने, अब हमारा क्या होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही हो, तो वो ये कहती है कि जो हमें ताकत दी है नीतीश कुमार ने, हमने कभी किसी से उम्मीद नहीं की और ना किसी से उम्मीद कर सकते हैं। निशांत कुमार को इस लेगेसी को आगे लेकर जाना है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक था, चाहे वो ओबीसी हो या जाति पर आधारित, तो था ही एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो जाति से परे था, वो था महिलाओं का। और वो इस बार के मतदान में वो दिखा भी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर आ गई और नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स ज्यादा थे, मेल वोटर्स थे, तो वो सीधा उनको वोट गया है। और लेकिन बिहार के साथ सबसे बड़ा मैं क्या देख रहा था, अभी मैं वही एनालाइज कर रहा था, 77 के बाद जितने चीफ मिनिस्टर हुए हैं सबके बेटे राजनीति में, सिवाय एक चंद्रशेखर सिंह के। कर्पूरी ठाकुर, भगवत झा आजाद, जगन्नाथ मिश्र, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, लालू प्रसाद और अब निशांत कुमार यानी नीतीश के बेटे। तो ये जो परिवारवादी परंपरा थी और समाजवादी चिंतक जितने रहे हैं, ये सब उनका एक डबल स्टैंडर्ड्स भी दिखाता है कि किस तरह वो आए थे वाद को लेकर। और जितना भी मूवमेंट मैं भारत में देख रहा हूं, आप देखें, चाहे वो ओबीसी मूवमेंट हो, चाहे वो द्रविड़ मूवमेंट हो, चाहे अकाली मूवमेंट हो, चाहे मराठा मूवमेंट हो, सबको बेटों ने निगल लिया है, सबके उनके संतानों ने निगल लिया। बिहार उसी का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि निशांत उतने परिपक्व रहेंगे। ये तो मुझे देख के लगता है पॉलिटिक्स में उसका कोई 45 साल के करीब उम्र हुई है उनकी, अब तक पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं था और माना जाता है कि वो ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये एक्सपेरिमेंट जेडीयू के लिए कितना सही होगा, हालांकि हम सब जानते हैं जेडीयू के जितने भी काडर हैं उनको मनाने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है जेडीयू धीरे धीरे अपना ग्राउंड इस बात के पर खोएगी और जो पहले से विपक्ष जो था वो उस पर हावी होने की कोशिश करेगा। लेकिन वो भी वेलकम करे उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे बिना इलेक्शन लड़े मिनिस्टर बन जाते हैं। तो सर वो वेलकम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली वही तेजस्वी यादव भी वेलकम कर रहे हैं क्योंकि सबका एक कुनबा हो गया ना। तेजस्वी यादव तो इसलिए भी वेलकम करेंगे, नीतीश कुमार तो सबसे बड़े गार्ड थे, अब वो गार्ड केंद्र की राजनीति में आ गए हैं तो उनके लिए ये बैटल आसान हो जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन बिहार के बाद अब जरा मैं एक मौलाना की बदजुबानी की खबर आपको बता दूं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र और विवादित टिप्पणी की है। मौलाना रमजान के दौरान एक जलसे में उत्तर प्रदेश में गौकशी पर बने हुए सख्त कानून पर बोल रहे थे। इस दौरान मौलाना ने गौकशी को लेकर उत्तर प्रदेश के सख्त कानून पर सवाल उठाए। मौलाना ने अपनी तकरीर में गाय बोलने की जगह कई बार योगी की मां के शब्द का इस्तेमाल किया। आप जरा ये बयान सुने और बड़ा आपत्तिजनक ये बयान है। योगी जी की अम्मा के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का तो भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता हुआ क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। सोचिए ये रमजान के महीने में इतनी बदजुबानी कर रहे हैं, रमजान के महीने में इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि ये इबादत कर रहे हैं। ये कौन सी इबादत है जहां पर आप किसी की मां को गाली दें? मैं आपको बता देती हूं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मैं पूरी एक लिस्ट लेकर आई हूं। गौरक्षण के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला राज्य इस वक्त अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है।
2000 करोड़ रुपए का बजट इसमें स्वीकृत किया गया है। 100 करोड़ रुपए का वृहद गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए अलग से रखा गया है। इतना ही नहीं, 9 साल में लगभग 7500 गौ आश्रय स्थलों के माध्यम से 12,38,547 गौ वंशों को सुरक्षित आश्रय दिया गया है। अब आश्रय से आपको परेशानी हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है? ये हर्षवर्धन जी, इस मौलाना को क्यों परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, एक तो है कि इन तथ्यों की इसमें जरूरत नहीं थी मीनाक्षी। ये तो सीधे सीधे है कि इस आदमी को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, उसकी मां के लिए इस तरह की टिप्पणी ये बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और अंदाज जो है, एक तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने, गौ माता का अपमान करने, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन के लोगों ने जरूर इसको सुना होगा। कानून के दायरे में संवैधानिक तरीके से मौलाना को इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, 100% एग्री करती हूं मैं इस बात से कि ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड पैदा करें, ऐसे लोग जो किसी की मां को गाली दे। मीनाक्षी, लेकिन बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय तो बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, बिहार में बयान दिया, तो मुझे लगता है बिहार सरकार के मंत्री को भी उठा के जेल में डालना चाहिए, एफआईआर दर्ज करे, उसको उठाकर लेकर जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ही क्यों उस पर केस दर्ज करे? भाई, बिहार में आपने बयान दिया है, बिहार की सरकार पूरी सरकार बीजेपी की है, वहां पर पूरी सरकार बीजेपी की। अब तो पूरी सरकार है, तो आप इस पर कार्रवाई करना चाहिए इस तरीके से, मुझे लगता है। ये जो मौलाना है ना, वो बौखलाए हुए हैं, इनका दिमाग वाकई इनके घुटनों में चला गया है। हाँ, इनके घुटनों में जरूर सुराख करके उसका इलाज करना चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था बंदोबस्त होना चाहिए। फिलहाल एक खबर आपको और दे दे, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड की सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में संबोधन दे रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था, पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने का। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल हैं। ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर
एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्याय संहिताएं हैं और ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिता है। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर इसको देखिएगा। आज यहां पर जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। मैं सभी युवाओं को मन से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरी आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती, दोनों लगता। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी माँ का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर कर अपने घर जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच ये जंग रुकेगी भी या ये जंग और भीषण होती चली जाएगी? क्योंकि जंग अब एक छोटा शब्द इसके सामने दिखाई दे रहा है, ये युद्ध नहीं महायुद्ध दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर इतने हमले कर रहा है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अनइंटरप्टेड अटैक, तो वो अनइंटरप्टेड है। रात को, दोपहर में, सुबह के वक्त जब मन आ रहा है तब अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है और मिलकर ये हमले हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपके सामने तेहरान के रख रही हूं और तस्वीर वो भी इसी हमले के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को भी दुआओं की जरूरत पड़ रही है। शहर शहर ईरान में कहर बरप रहा है। आज जंग का 8वां दिन है, लेकिन ना तो अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही ईरान झुकने को तैयार हो रहे हैं। इन सब के बीच पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग ने तेल और गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। पूरी सप्लाई चेन चरमराई है। समंदर से लेकर आकाश तक भयंकर हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अपनी एयर पावर दिखा रहे हैं तो ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से गदर मचा रहा है। तेहरान में तो ऐसी तबाही मची है कि हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। चीख पुकार मची हुई है। इधर ट्रंप ने भी ईरान को 2 टूक धमकी दी है। कहा है कि जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक कोई बातचीत नहीं करूंगा। सरेंडर के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ईरान के पास नहीं बाकी है। लेकिन क्या ईरान रुक गया? क्या ईरान रुक जाएगा? ऐसा भी नहीं है। वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों पर जमकर हमले कर रहा है। बहरीन हो या सऊदी अरब हो, ईरान चुन चुनकर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से बारिश कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका को अपने कई सैन्य अड्डों को खाली करना पड़ा है। अब ट्रंप का एक नया बयान है और ताजा बयान जो है वो आपको जानना चाहिए। वो क्या दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी, उनकी एयरफोर्स, लीडरशिप सबको खत्म कर दिया है। अब ईरान के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है। तो सवाल अपने आप ही स्वतः मन में यह उठता है कि अगर वाकई में ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है तो ईरान ये जंग कैसे लड़ रहा है? ईरान खाड़ी देशों पर अटैक कैसे कर रहा है? ईरान तेल अवीव पर अटैक क्यों कर रहा है और कैसे कर पा रहा है अगर उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है? बहरहाल आप पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुने, फिर करेंगे चर्चा। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. ईरान ना सरेंडर कर रहा है, अमेरिका ना सीज फायर करवा पा रहा है, बस केवल बतौलेबाजी, हमारे यहाँ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में बतौलेबाजी चल रही है। ये केवल बयानबाजी चल रही है कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा तो फिर ये जंग क्यों हो रही है? ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? जंग की ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया परेशान हो रही है। हर्षवर्धन जी, यहीं से चर्चा को अब शुरू करते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले एक और मैं बयान देख रही थी और उसमें मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज पर अब कोई अटैक नहीं होगा। मतलब मिडिल ईस्ट में जितने भी मुसलमान देश हैं, और उन्होंने माफी भी मांगी, और माफी मांगते वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, हम पे करोगे तो करेंगे। हम पर अगर हमला करोगे तो आपके ऊपर तो हमले होंगे ही। और हमले कैसे हो रहे हैं? वो यूएस मिलिट्री बेसिस है, बहरीन में 5th फ्लीट है अगर अमेरिका की, तो वहां से टारगेट कौन है? वहां से तो टारगेट हर्षवर्धन जी ईरान ही तो है। नहीं देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ट्रंप एक दुनिया के ऐसे नेता हैं जो कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसका अनुमान नहीं लगाते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। निर्णय तो दुनिया का हर नेता लेता है और लेना ही चाहिए, लेकिन ट्रंप ऐसे नेता हैं और अगर आप ध्यान से देखिए तो उनको बार बार निर्णय लेकर उससे पलटना पड़ा है। वो जो बार बार बात कहते हैं उससे उनको पीछे हटना पड़ा है, और शायद यही वजह है कि दुनिया उनकी किसी भी चीज को, न शांति को न युद्ध को, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती। सवाल यहां यह भी है कि क्या ट्रंप इस दुनिया में ये सोचकर आए हैं कि अब वो एक ऐसी मिसाल कायम कर देंगे कि अमेरिका में ना ऐसा राष्ट्रपति हुआ था ना आगे कभी होगा। तो एक तौर पर जरूर दिख रहे हैं, वो मागा कहते कहते अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। वो मागा कहते कहते वो कह रहे थे कि हमारे समय में युद्ध रुक जाता है, हमारे समय में युद्ध होता ही नहीं, वो फिर से दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ले आ रहे हैं। और एक बेहतर तरीका होता कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रुकवा पाते, एक बेहतर तरीका होता कि दुनिया में शांति ला पाते। अगर वो यूनाइटेड नेशंस को इररिलेवेंट कह रहे हैं तो अमेरिका की रिलेवेंसी बताते। लेकिन ये सब लक्षण दिखा रहा है कि अमेरिकी एम्पायर के डाउनफॉल की शुरुआत है। 5 साल कुल बचा हुआ है अमेरिका के पास। अगर उसके इकोनॉमिक और दुनिया का जो सारा जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चल रहे हैं उसमें उसको लगा कि अगर हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे इतना बड़ा तेल भंडार होगा, और अगर रजा पहलवी के उस बयान को याद करें तो $1 ट्रिलियन का कारोबार देने की बात कर दी। तो यानी साफ है कि उनको लगा कि हमारे पास ईरान हो जाएगा, आसपास की गल्फ कंट्रीज में हमारे बेसेज हैं। लेकिन उनको यह क्यों अनुमान नहीं था कि ईरान में जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह का खामेनेई का शासन है, जिस तरह के उनके लड़ाके हैं, वो इतनी आसानी से नहीं हार मानने वाले। और क्या आपको अनुमान नहीं था कि अभी तो कुछ दिन पहले वहां सड़कों पर जनता आई थी, उसको खामेनेई ने गोली से भुनवा दिया था। हम न खामेनेई के समर्थक हैं न ट्रंप के समर्थक हैं। बिल्कुल ठीक। भारत ईरानी लोगों के साथ खड़ा है लेकिन खामेनेई के साथ नहीं खड़ा है। रणनीतिक तौर पर शोक संवेदना व्यक्त करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। अमेरिका के साथ खड़ा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ा है, इसीलिए हम अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से चलाते हैं। और ट्रंप से गलती तो हो चुकी है, वरना न हुई होती तो सारे लोगों वाला बढ़िया चल रहा था अभी जो ना, जिसमें घेर के उनको पकड़ के बैठे हुए, जैसे किसी के लिए एकदम अब दुआ मांगने का समय आ गया है, वो लोग तो वही है। तो उस तरह का तो वो बता रहा है कि ट्रंप की मनस्थिति क्या है। ट्रंप की पूरी जो सरकार है उसकी मनस्थिति क्या है। बुरे फंस गए हैं इराक, अफगानिस्तान के बाद, अब वियतनाम के बाद, अब ईरान में। ये जंग का कीड़ा ऐसा है ना, फिर इसमें ना दवा काम आती है ना दुआ काम आती है। राजकुमार जी, ये तो गजब है ना। क्या है ये? आपका कोई प्लान नहीं। मैं कह रहा हूं खामेनेई को आपको टारगेट करना था, आपके पास कोई प्लान होता, आप ईरान के लोगों को मारेंगे, वहां के बच्चों और महिलाओं को मारेंगे, और वो भी बेतहाशा। और वही काम ईरान कर रहा है, वो भी बेतहाशा कहीं भी मिसाइल चला दे रहा है, उसके पास भी कोई कंट्रोल नहीं है। उसके पास विकल्प भी तो नहीं है सर। नहीं, उसके पास विकल्प क्या है? वो किसे मारेगा? नहीं, विकल्प तो आप इजराइल से लड़ाई तो इजराइल को मारेंगे। क्या तब तक किसी बेस से हमला हुआ था? ईरान के ऊपर तो किसी बेस से हमला नहीं हुआ था, ईरान के ऊपर तो इजराइल ने हमला किया था। तो और अगर किसी बेस से हुआ तो उस बेस पर मारना चाहिए था। आप सिविलियन इलाके में अगर अमेरिका मार रहा है ईरान में, तो ईरानियन मिसाइल्स भी गल्फ कंट्रीज के सिविलियन इलाके में गिर रही, कमर्शियल इलाके में गिर रही। तो दोनों वहां पर अपराधी आते हैं, दोनों कटघरे में खड़े हुए। राजकुमार जी, ये जो इंतकाम की आग में इस वक्त ईरान सुलग रहा है, और उसकी इस आग को हवा देने का काम चीन और रूस भी बराबर कर रहा है, ये तो दिखाई दे ही रहा है। चीन ये कह रहा है कि मैं हथियारों से मदद करूंगा, रूस ये कह रहा है कि मैं भी इस जंग में ईरान तक अपनी जितनी ताकत पहुंचा सकता हूं उतनी ताकत से मदद करूंगा। ऐसे तो जंग रुकने वाली नहीं है। और क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप का एंड गेम यही था? ना इस्लामिक फैशन खत्म हुआ, ना रिजीम का एंड हुआ, ना तेल उनके पास आया, तो कुछ भी तो नहीं है जो वो अचीव कर पाए हैं अभी तक इस जंग। देखिए मीनाक्षी जी, जंग शुरू करना आसान होता है, खत्म करना हमेशा मुश्किल होता है। दूसरी बात अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने कही, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, सैन्य महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रूप में उनको ऐसा राष्ट्रपति मिला है कि शायद जब उनके जाने की विदाई की वेला आएगी तो अमेरिका अपने बहुत बुरे हाल में होगा।
और जहां तक एंड गेम की बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप, देखिए खामेनेई का अभी हर्षवर्धन जी कह रहे हैं हम समर्थन नहीं करते। खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ईरान का लीडर कौन होगा, चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट हो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो या सुप्रीम लीडर हो, मेरा मानना है कि अगर डेमोक्रेसी में थोड़ा भी यकीन कोई रखता है तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरान करेगा। डोनाल्ड ट्रंप तय नहीं कर सकते, जैसे वो अभी कह रहे हैं कि नया सुप्रीम लीडर चुनने की जो अधिकार है मुझे देना चाहिए। भाई आप कौन खामखा हैं? दूसरा, ईरान वेनेजुएला नहीं है कि आप जाएंगे मादुरो को, उसकी पत्नी को उठा लाएंगे और वहां किसी राष्ट्रपति को बन भी जाए उनकी एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, आप कहेंगे मैं वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हद समझनी होगी। लेकिन मेरा मानना, आकलन यह है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, न उनको पॉलिटिक्स की समझ है, न उनको डिप्लोमेसी की समझ है। वो एक मुनाफाखोर अहंकारी कारोबारी है, हर चीज को कारोबार की नजर से देखते हैं। अब रूस और चाइना की जो बात आप कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को या ग्लोबल ऑर्डर को लगभग तहस नहस कर दिया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इस तरह के अलायंसेस बनेंगे जो उनको कंट्रोल करने का काम कर सके। और अमेरिका के लिए लड़ाई आसान नहीं है। क्यूबा का उदाहरण दिया गया, वियतनाम का दिया गया। मुझे लगता है कि शायद ईरान की लड़ाई उनसे भी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। ईरान का 18,000 का ड्रोन है, 18 लाख का जो कॉस्ट आ रही है उसकी, उसको मार गिराने में अमेरिका को करीब करीब 37 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब आपको अंदाजा ही नहीं था। इजराइल ने आपको फीडबैक दे दिया कैमरे एक्सेस करके, हैक करके, तो आपने टारगेट कर लिया उसको। लेकिन ईरान इतना बड़ा मुल्क है ज्योग्राफिकली कि आप अगर एक बार घुस गए तो सालों छोड़िए दशकों तक निकलने में आपको मुश्किल आने वाली। नहीं, ये जो आपने जंग में घुसने के बाद है और अभी तक जो है लड़ाके जमीन पर दाखिल नहीं हुए हैं, और एक डर ये भी सता रहा है कि कुर्द लड़ाके अब एक नई तैयारी में लगे हुए हैं कि जब तक कि एयर स्पेस क्लोज नहीं करेंगे ईरान में घुसने के, उन्हें भी वो रास्ता उन्हें नहीं मिल पाएगा। अब जंग की कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख देती हूँ। जंग की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखकर पूरी दुनिया परेशान है। ईरान में एक शहर है इलाम, यहाँ पर अमेरिकी और इजरायली एयरफोर्स तबाही मचा रही है। आप इस तरह शहर की तस्वीर देखिए। और बेशक रिहायशी इलाका है, पूरा शहर है, पूरी आबादी होगी यहाँ पर। इलाम शहर पर ऐसी एयर स्ट्राइक हुई कि धुएं के ऊंचे ऊंचे गुबार नजर आ रहे हैं। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका और इजराइल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। सैन्य अड्डों पर निशाना बनाने का उनका दावा बिल्कुल झूठा है। ये सैन्य अड्डा दिखाई दे रहा है क्या? ये रिहायशी इलाका दिखाई दे रहा है। अब एक तस्वीर आपके सामने तेहरान की भी रखती हूं। तेहरान में इतनी तबाही आई है, यहां पर आजादी स्क्वायर पर ईरानी सेना का बेस है जिस पर इजराइल ने बम बरसाए। हमले के बाद पूरा का पूरा मुकादद बेस तबाह हो चुका है। IRGC का यह बेस तेहरान के पश्चिम में स्थित है जिस पर कल इजरायली एयरफोर्स ने कहर बरपाया। हमले के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये शहर की तस्वीर है। आप IRGC के ठिकानों पर हमला करें, आप उनके बेसिस पर हमला करें, आप उनके फौजियों पर हमला करें, लेकिन सिविलियंस पर हमला होना, स्कूलों पर हमला होना, मासूमों को कत्ल कर देना, इससे आप इस जंग में क्या हासिल कर रहे हैं? तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, तेहरान से ही है जहां आर्तेश स्क्वायर पर अमेरिका और इजराइल ने भीषण तबाही मचाई। भीषण बमबारी की आर्तेश शहर में कि हाहाकार मच गया। धुएं का गुबार दूर से नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा ईरान की राजधानी तेहरान को ही तबाह किया है। और तबाही की ये तस्वीरें प्रोफेसर साहब, अब जंग में ऐसा थोड़ी ना केवल फौजी मारा जाएगा। जंग में ऐसा भी नहीं कि केवल आपने खामेनेई को निशाना बनाया, खामेनेई मारा गया, आपने लीडरशिप को निशाना बनाया, लीडरशिप मारी गई। आप जब सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहे हैं तो आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं, स्कूल की बच्चे मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो जब बेटियां भी मारी गई तो क्या कहा गया? ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो ईरान की न्यूज जो है वो प्रोपेगेंडा फैला रही है, ये गलत फेक खबरें। अरे भाई, कब्रें खुद रही हैं, बिल्कुल एक साथ इतनी सारी बच्चियां जो हैं उन कब्रों में जा रही हैं, इसमें क्या प्रोपेगेंडा है, क्या झूठ है?
देखिए, जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, टारगेट जो इजराइल और अमेरिका ने आइडेंटिफाई किए थे कि IRGC के होंगे, ये सरकारी होंगे, यहाँ पे उनके ऑपरेशंस होते होंगे, वो टारगेट कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ेगा और हर दिन ट्रंप साहब कहते हैं और कहर बरपाएंगे ईरान पे, तो वैसे वैसे ये टारगेट लिमिटेड होते जाएंगे। और जैसे जैसे IRGC के पोस्ट, कमांड पोस्ट या जो भी हैं वो खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे सिविलियन टारगेट्स बढ़ते जाएंगे। यही हमास के साथ गजा में हुआ था और यही ईरान में हो। क्या इनका गेम प्लान वही है जो गाजा में किया? अगर ये गेम प्लान है तो दुनिया में इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। हालांकि जो इस समय ट्रंप कर रहे हैं वो पूरी तरह बेंजामिन नेतन्याहू की बातों में आकर कर रहे हैं। मैं और इसका एनालॉजी भी देता हूं, जैसे हमने LTTE को सपोर्ट किया था, उनको आर्म्स दिया था, या जो भी उस समय की राजनीति थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बाद में हमने अपना ट्रूप्स वहां भेजा, हम वहां जाके फंस गए, बाद में राजीव गांधी की हत्या कर दी LTTE वालों में। अमेरिका भी कुछ वैसे ही पेच में यहां फंसने वाला है। और बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं मैंने 40 साल से सोच रहा था कि ऐसा करूंगा। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का ही गेम प्लान है जिसमें अमेरिका फंसने जा रहा है। लेकिन ट्रंप साहब भी बहुत उस्ताद हैं, ऐसा नहीं है कि वो फंस जाएंगे या उनके जो पैसे लगे हैं वो निकालेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, अब जब शांति होगी, और ये बार बार कह रहे हैं कि उसी लीडरशिप में से कोई इमर्ज करके आ जाए जिससे हम कॉम्प्रोमाइज करके वहां अपनी सत्ता या ईरान में स्टेबिलिटी लाएं। और रही बात ट्रंप साहब की, ट्रंप साहब को तो मैं बार बार कहता हूं, जैसे गोर्बाचोव थे सोवियत संघ के, ट्रंप साहब अमेरिका के होते जा रहे हैं। जिस तरह पतन कर दिया सोवियत संघ का गोर्बाचोव ने, ट्रंप साहब उनके पतन, हालांकि उनका डिसइंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उनका विघटन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका एज अ पावर, एज अ रिलायबल फोर्स, उस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। और इस समय यूरोप इनके पास क्यों नहीं आ रहा है? आपने देखा होगा सेकेंड गल्फ वॉर जो यूनाइटेड नेशन सैंक्शन के बिना हुआ था, उसमें 35 राज्य आए थे अमेरिका के साथ। इस समय एक भी राज्य खड़ा नहीं दिखता है। पहले यूके कहता है कि हम देंगे सब बेसिस, बाद में नहीं कहता, फिर तैयार हो जाता है, फिर भी कहता है लिमिटेड यूज के लिए होगा। तो ऐसे समय में जब पूरा ईरान को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, और ईरान भी पीछे हट नहीं रहा है और पीछे हटेगा भी नहीं, जो हिसाब लग रहा है। और मसूद पेजेश्कियान, इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, दो भाषा बोल रहे हैं और किसी पर कंट्रोल नहीं है। जो अच्छा, अब्बास फराक्ची क्या कह रहे हैं? क्योंकि मसूद पेजेश्कियान तो ये कह रहे हैं कि हम बाकी खाड़ी देशों पे हमने जो हमला किया हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन आगे हम हमला नहीं करेंगे। अभी देखते हैं अगले 24 घंटे में क्या होगा कि कितना ये लोग रुकते हैं। अराक्ची क्या कह रहे हैं? 3 घंटे पहले ही तो दुबई पर अटैक हुआ है उनके एयरपोर्ट पे, सिविलियन एयरपोर्ट पे, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, वहां पर अटैक हुआ है। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि ये हमसे बात करने की कोशिश करना है। ये ट्रंप साहब कहते हैं हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या ईरान से हम बात करेंगे। वो कहते हैं हम नहीं बात करेंगे, बात करना था वो खत्म हो गया। यानी अब ईरान भी इस मुहाने पर आ गया है कि वो बातचीत करने से उनको फायदा नहीं है, बातचीत के बीच में ही अटैक हो जाता है। एक ऑयल पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए जरा। मेरे पीसीआर डायरेक्टर से निवेदन है कि वो जितना ऑयल का डेटा है वो जरा हम अपने दर्शकों के सामने रखें। 28 फरवरी को जितना तेल उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला, आज की तारीख में वहां पर एकदम जीरो हो गया है। समीर जी, ये जो डेटा है वो ये बताता है कि तेल का संकट कितना बड़ा वैश्विक संकट खड़ा होने जा रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब अगर वॉरशिप्स तैनात हो रही है, लाल सागर में जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि वहां पर कभी भी एक अलग जंग छिड़ सकती है, हूती क्योंकि कह रहा है कि हम यहां से किसी को गुजरने नहीं देंगे, हम यहां पर खड़े हुए हैं। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति क्या है वो मैं आपको बता दूं। यहां से तेल की कीमतों में भारी इजाफा होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। 13 से 14 किलोमीटर लंबा और चौड़ा ये जो पूरा रास्ता है, यहां से दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। तेल और गैस के शिप्स यहीं से गुजरते हैं, जो इस वक्त हम आपको नक्शा दिखा रहे हैं। ईरान का इस पर पूरा कंट्रोल है। एक आंकड़ा ये है, वो आंकड़ा आपको हैरान करेगा। 28 फरवरी को ईरान पर पहला अटैक हुआ। उससे पहले 27 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 37 ऑयल टैंकर्स क्रॉस हुए थे। 4 मार्च को इसकी संख्या कितनी है, आकलन लगाएं, 0। जंग छिड़ी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश तेल का निर्यात दूसरे देशों को करते हैं। इस रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मचना तय है। हमने आज जब कहानी कुर्सी की शुरुआत की तब समीर जी हमने पहले तो पाकिस्तान का ही हाल दिखा दिया। बिल्कुल।
लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है वो तो चाइना को लगने जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा तेल आयातक अगर कोई है तो वो चाइना है। उसके पास जितना तेल आ रहा है इसी रास्ते से आ रहा है। देखिए, ये युद्ध शुरू होने के पहले का ये अमेरिका को पता नहीं था कि अगर युद्ध शुरू हुआ ईरान के साथ तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान उसको बंद कर देगा और जो तमाम दुनिया के देश जो वहाँ से तेल जाता है सबको दिक्कत होगी। फिर भारत हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत चीन को होगी। तो अमेरिका को पूरा मालूम था, उसके बाद भी अमेरिका हमला करता। और जो 3 स्तर की जो बातचीत हुई थी, 3 दौर की जो बातचीत अमेरिका की ईरान के साथ हुई थी, मुझे लगता है कि वो बातचीत अगर सफल भी होती उसके बाद भी कोई ना कोई बहाना निकालकर अमेरिका और इजराइल किसी भी तरीके से ईरान पर हमला करते, क्योंकि वो माइंडसेट बना चुके थे कि हमें ईरान पर हमला करना है। और जो शर्तें उन्होंने रखी थी वो किसी भी स्थिति में ईरान को स्वीकार नहीं हो सकती थी। और जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं लगातार इजराइल और अमेरिका मिलकर, तो अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई अब ट्रंप जो है वो इजराइल के हाथों की पपेट बन गए, कठपुतली बन गए। जैसे उन्हें नेतन्याहू चाह रहे हैं वैसा ट्रंप दुनिया के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और 28 तारीख को चला हुआ युद्ध को आज 8 दिन हो गए। ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, हालांकि ठीक है वो ईरान ने कहा है कि पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, पूरी उसकी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी वो लगातार बना हुआ है। अमेरिका को इस बात का अंदाज रहा होगा या नहीं रहा होगा, लेकिन अमेरिका ने मुझे लगता है जानबूझकर दुनिया को संकट में डाला है। मिडिल ईस्ट को उन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया है, और ये आने वाला संकट से मिडिल ईस्ट या दूसरे देश जो ईरान से ऑयल लेते हैं उनके लिए नहीं है, ये अमेरिका के लिए भी बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। मैं वही डिटेल जो है दर्शकों के सामने रख दूं। अमेरिका भी नहीं बचेगा, ये तय है। वो तो नहीं बच रहा है सर, उसको तो नुकसान हो ही रहा है। दुआओं की जरूरत पड़ रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना 38% तेल इंपोर्ट करता है, इसी रूट से होकर आता है। बात करेंगे जंग के उस मोर्चे की जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में छिड़ी हुई है। इस जंग में तालिबान के लड़ाके लगातार मुनीर आर्मी के होश उड़ा रहे हैं। तालिबान का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान के जवान या तो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। तालिबान ने शोराबाग जिले में पाकिस्तान के बड़े पोस्ट को कब्जा करने की बात कही है, ये दावा है। 30 सैनिकों को मारने का भी दावा किया गया है। इसी तरह तालिबान फाइटर ने पाक टिका के तरवे में पाकिस्तान के पोस्ट को धुआं-धुआं कर दिया। तालिबान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि तालिबान 10 साल तक पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐलान जंग है और एक फ्रंट जो जंग का है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खुला हुआ है। हालांकि तालिबान का दावा यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा, पोस्ट पर भी कब्जा किया, लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ दावे आ रहे हैं। वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने कई सारे पोस्ट को जो है सिक्योर करके रखा हुआ है। एक तरफ तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की फौज को खदेड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ISI करोड़ों रुपए खर्च कर तालिबान के खिलाफ रैली करवा रही है, लेकिन इसमें 50 लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, अब ISI ने बाकायदा तौर के ऊपर बड़ा मैसिव तरीके से ISI ने बड़ा ठीक ठाक खर्चा करके ISI ने रैलीज अफगानिस्तान के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में, ये मौलवी अशरफी टाइप के इनको इकट्ठा करके मौलवियों को उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के खिलाफ रैलियां निकालो। 50 से ऊपर बंदा नहीं जमा हुआ इनका। पाकिस्तान में इस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो नफरत है वो खुल के उसका लावा उबल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इसके उल्टी गंगा बह रही है। और मतलब जाहिर बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जायरियत है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन भी बात कर रहा है, उसके ऊपर वाज़े तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि वो उसके खिलाफ है। तो ये जो आदिल बोल रहे हैं ये खुद आर्मी में रह चुके हैं और वो पाकिस्तान की स्थिति और उसकी नब्ज दोनों से बड़े अच्छे से वाकिफ है। पूरी दुनिया में इस वक्त ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में सऊदी के साथ डिफेंस समझौते पर बहस चल रही है। सऊदी पर ईरान बम बरसा रहा है और पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। मैं पहले इस पर जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर बात करूं, उससे पहले ये जो तस्वीर सामने आ रही है प्रोफेसर साहब, ये अफगानिस्तान तक से तो वो लड़ नहीं पा रहा है। वहां के तालिबानी लड़ाके ऐसे जिहादी लड़ाके हैं, इतने ताकतवर लड़ाके हैं, मरने मारने पर उतारू हैं। अब पाकिस्तान क्या सऊदी अरब की रक्षा करेगा, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। देखिए अभी आपने बयान दिखाया ना अफगानिस्तान के, वो बता रहे हैं कि 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इन्होंने तो अमेरिकियों से 20 साल तक लड़ाई की है, अमेरिका को छोड़ के जाना पड़ा। और ये जो पोस्ट दिखा रहे हैं आप जल रहे हैं, इस तरह के कितने पोस्ट वो जला सकते हैं। भारत को पाकिस्तान ने हमेशा ये डर दिखाया है कि 2 फ्रंट वॉर होगा अगर पाकिस्तान से आप भिड़े तो।
एक तो वेस्ट है ही उनका, एक नॉर्थ भी फ्रंट खुल सकता है। इस समय अगर वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं, जो उनका पैक्ट हुआ है, तो उनके लिए 2 फ्रंट वॉर खुल जाएगा। तब वो क्या करेंगे? और उनका सऊदी अरेबिया कहाँ है? अफगानिस्तान के साथ जब लड़ाई कर रहे थे उस समय भी कह रहा था भाई शांत हो जाओ, लेकिन ये लड़ने के लिए तैयार थे। बॉम्बिंग्स कर रहे हैं और अफगान ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई चलती रहेगी, कोई भी पीस पैक्ट कर ले। 2 फ्रंट वॉर होगा। अगर ईरान इन पर अटैक करता है तो क्या सऊदी अरेबिया इनके रेस्क्यू के लिए आएगा, या इनका जो बड़ा भाई जो हमारे नॉर्थ में है, क्या वो आएगा इनसे लड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। ये दोनों कभी कभी कहते हैं ना, आपको जियोपॉलिटिक्स का एडवांटेज होता है, बड़े अच्छे जगह पे ईरान है बगल में, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, चीन है, सारे आपके बगल में है, लेकिन कभी कभी वो डिसएडवांटेज भी होता है। इस समय वही जियोपॉलिटिकल डिसएडवांटेज आपके सामने खड़ा है। आप देखेंगे कैसे लड़ाई होती है और कैसे उस वेस्ट एशिया की आग में आप झुलसते हैं। अभी देखते रहिए। दरअसल सर क्या है ना कि पाकिस्तान के पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, उनके पास केवल एक टेररिस्ट पॉलिसी है और एक पॉलिसी उनकी थोड़ी बहुत मिलिट्री पॉलिसी। मैं कहता हूं उनकी न्यूसेंस फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी उनका न्यूसेंस है, जो दुनिया न्यूसेंस पॉलिसी है। अच्छा, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब और अमेरिका के सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, आखिर इस समझौते पर अमेरिका और इजराइल ने एतराज क्यों नहीं जताया? अमेरिका और इजराइल इसमें एतराज जता सकते थे, लेकिन उस पर जो वहां के लोगों की राय है, विश्लेषकों की राय है, वो आप सुने। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये टाइम बड़ा डिफिकल्ट है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो तो मई के आखिर में, जून के शुरू में पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया था सऊदी अरेबिया के साथ, दिफाई मुआहिदा जी, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी और दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर भी बड़ी खुशियां मनाई गई। और उस वक्त ये सवाल उठाया गया था कि अमेरिका इसको कैसे बर्दाश्त करेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का एक लफ्ज नहीं बोला गया और ऐसे लगा जैसे अमेरिका के मंशा के मुताबिक और उसकी रजामंदी से ये एग्रीमेंट हुआ है। अब सवाल एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि क्या ये जो एग्रीमेंट है ये इसराइल के खिलाफ था, और अगर ये इसराइल के खिलाफ होता तो अमेरिका ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करना था, उसने शोर शराबा करना था और इसको बर्दाश्त नहीं करना था, और इसराइल ने खुद भी उसके ऊपर एतराज करना था, बात करनी थी। इसराइल खामोश रहा, अमेरिका खामोश रहा। इसका मतलब ये था कि ये जो मुआहिदा था ये इसराइल के खिलाफ नहीं था, ये ईरान के खिलाफ था, और ये फोर्सी कर रहा था अमेरिका भी और सऊदी अरब भी कि अनकरीब ईरान जो है अटैक करेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर या गल्फ स्टेट्स के ऊपर, और उसकी वजह से ये एक मुआहिदा कर लिया गया। अब पाकिस्तान ने मुआहिदा किया हुआ है और उस मुआहिदे के मुताबिक जब सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा और जब सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करेगा तो पाकिस्तान की फौजों को सऊदी अरब की मदद करने या उसकी हिफाजत करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान को इजराइल से हमेशा हमले का डर सताता रहा है। पाकिस्तान को यह लगता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजराइल की नजर है। ऐसे में पाकिस्तान सपने में भी इजराइल से पंगा नहीं लेना चाहता है, और एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि उनका ये बम इजराइल के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए है। हमारे एटमी प्रोग्राम को मेरे हिसाब से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और हमारा एटमी प्रोग्राम, अमेरिकन को भी पता है कि हमने एटमी प्रोग्राम इसराइल के लिए नहीं बनाया, इंडिया के लिए बनाया। वो इंडिया का डेटरेंट है। देखिए, हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका को बता चुके हैं कि सर ये हमने वहां मारने के लिए बनाया, इधर मारने के लिए बनाया है। देखिए, आप हम रियलिटी को तो एक्सेप्ट करें ना। ये जो आपने बम बनाया है ये कहाँ मारने के लिए बनाया है? इंडिया के लिए, अपने दिफा के लिए बनाया। तो फिर आप इसराइल को क्यों दरमियान में ले आते हो? अगर कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खतरा हुआ तो वो उस वक्त होगा जब वो अमेरिका इंडिया को कहेगा कि पाकिस्तान को जीरो करो। वो अमेरिका कभी नहीं कहेगा। ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लगती है, और सबसे ज्यादा डर भी किससे लगता है? वो भारत से लगता है। एटम बम की वो जो भी हर्षवर्धन जी ये जो विश्लेषक कह रहे हैं, बात बता रहे हैं, आज तो इस्लामिक मुल्कों पर खतरा पैदा हो गया है, आज तो ईरान पर भी खतरा पैदा हो गया, आज तो सऊदी अरब पर भी खतरा पैदा हो गया है। तो इनके बॉम्ब कहां चले गए? इनका डिफेंस पैक्ट कहां गया? देखिए, एक तो चोरी का बम है और पूरी तरह से बेईमान मुल्क है। ये तो ये कहते थे कि इस्लामिक बम हो गया, उस वक्त तो यही क्लेम किया गया था ना कि इस्लाम के लिए आया है। और भारत कौन सा पाकिस्तान पे हमला करता है? भाई, पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा रहा, तुम ने इस्लामिक बुनियाद पर लेकर उसको चले गए और बर्बाद हो गए। असली तो तुम्हारी लड़ाई इजराइल से है।
असली तुम्हारी लड़ाई दुनिया के दूसरे देशों से है। जिस चीन ने उइगर मुसलमानों को मार मार के जाने क्या हाल कर दिया है, कुरान तक नहीं पढ़ने देता है, वहां तुम्हारी बोलती बंद रहती है। तो अगर एक तरह से देखें तो पता नहीं ये इस्लामिक बम जो है या परमाणु बम जो है वो कुछ है भी या नहीं है। मुझे कई बार संदेह होता है कि जो किलो किलो पाव पाव भर वाले हैं ये हैं भी या नहीं है, क्योंकि अगर इनकी ये स्थिति, अगर इनकी हालत होती, अब डोनाल्ड ट्रंप भले कहें कि हमने न्यूक्लियर पावर्स को भिड़ने से रोक दिया, लेकिन मैं आज भी नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर है। क्या बात कर रहे हैं? अगर वो न्यूक्लियर पावर इतनी बड़ी हो गया होता तो सऊदी अरब जैसा देश, यूएई जैसा देश उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करता। ये लगभग असंभव है। ये सुनने में नहीं ठीक लगता है, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं ना कि हमने बरसों से बना लिया है। हो सकता है कुछ एनरिचमेंट उतना कर लिया होगा कि वो बना सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आज भी पाकिस्तान की उस तरह से नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। जिस फटेहाल स्थिति में है, अमेरिका इनको थोड़ा सा पीठ पे थोड़ा सा थपथपाता रहता है कि ठीक है बेटा चलो तुम भी करते रहो, इससे ज्यादा कि इनकी हैसियत नहीं है। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करके, वो भाई साहब जो बोल रहे थे इजराइल के नहीं इंडिया के लिए बनाया हुआ, अरे तुम बताओ ना बताओ, इंडिया तो तैयार बैठा हुआ है। अटल जी ने कहा था ना कि अगर गलती से अगर परमाणु बम है तुम्हारे पास और चला तो हमारे एक आध शहर बर्बाद होंगे, लेकिन दुनिया से पाकिस्तान मुल्क का नाम खत्म हो जाएगा, नक्शे पर नहीं दिखेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान किसी से लड़ने की स्थिति में नहीं है अगर अमेरिका उसकी पीठ पर हाथ न रखे रहे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान में सबसे ज्यादा मौत हो रही है। वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि बिना जंग में कूदे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौत की खबर तो पाकिस्तान से आ रही है। यानी जंग में बिना एक गोली चलाए पाकिस्तानी अपनी जान गंवा रहे हैं। बताया आपको तकरीबन 1000 लोग शहीद हुए हैं। इराक में 2, लबनान में 50, कुवैत में 4, उर्दन में 5, बहरीन में 1, कतर में 16, अक़वाम कह रहा हूँ यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3, ओमान में 1, यूएस मिलिट्री के 6 और इजराइल में 11। सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज ऑब्वियसली जो है ईरान में हुई हैं। जो ये आपको नहीं दिखा रहा, इंटरेस्टिंगली जो आपको ये नहीं दिखा रहा, वो एक बड़ा सैड एक पर्सपेक्टिव है जो ये आपको नहीं दिखा रहा। ये आपको ये नहीं दिखा रहा कि ईरान के बाद सबसे ज्यादा एक्चुअली किसी और मुल्क में नहीं, पाकिस्तान में लोग शहीद हुए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 40 जाने गई हैं। ये जो अभी डिटेल मिल रही थी, देखिए वैश्विक परिस्थिति क्या है। जंग के इस हालात में जिस खाड़ी देशों के हवाई स्पेस में एक फ्लाइट नहीं उड़ पा रही थी, वहां से भारत अपने नागरिकों को रेस्क्यू करके ले आया। वहां पे उड़ान हुई, बिल्कुल एक खरोच आए बिना विमान भारत में लैंड किया और भारतीय वापस भारत लौट आए। और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि उनके नागरिक जंग में ना होते हुए भी मारे जा रहे हैं। सर ये कैसे हो रहा है? आंकड़े बताए जा रहे हैं इतने पाकिस्तानी मारे गए हैं। एक्चुअली अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है न्यूसेंस फॉरेन पॉलिसी है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान अपने आप में एक न्यूसेंस कंट्री है। नहीं तो 47 में भारत अलग होता है, 47 में पाकिस्तान बनता है। हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं, सिर्फ एक फर्क है कि हमने एक देश की तरह, जिम्मेदार देश की तरह बनने और आगे बढ़ने की कोशिश की, और वो भारत विरोध की गिरफ्ती में मजहबी आवरण ओढ़े अंधकार की तरफ बढ़ते गए। दूसरी बात, आप कह रहे थे लड़ क्यों नहीं रहा पाकिस्तान तालिबान से नहीं लड़ पाता। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ घंटों में उसकी कमर टूट जाती है। बलूचिस्तान से नहीं लड़ पाता, बलूचिस्तान से नहीं लड़ पाता। वो पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा करेगा ईरान के खिलाफ, मतलब ये कल्पना से परे की चीज है। एक बात जरूर है कि जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, या अभी जो गल्फ कंट्रीज के अटैक में सामने आ रहा है, पाकिस्तानियों को ज्यादा मारे जाने की बात है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम की आंखें खुलनी चाहिए कि उसके हुक्मरान और आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान का क्या हाल किया है। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर ड्रग स्मगलिंग तक, लेकिन कुल मिलाकर के देश उनके एजेंडा पर कहीं नहीं है। और पाकिस्तानी आवाम को जितनी जल्दी समझ आ जाएगा, पाकिस्तान शायद बच जाएगा, एक बेहतर मुल्क बनने की तरफ बढ़ पाएगा। लेकिन सर पाकिस्तान की हालत और उसकी हरकत, और पूछना चाह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक के संदर्भ में 2 लॉजिक दिए। एक परमाणु कार्यक्रम, दूसरा हमास, हिजबुल्लाह और हुती को आर्थिक मदद कर रहा है जो आतंकी संगठन है। अगर इस लॉजिक पर चल रहा जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लिया जाए तो पाकिस्तान तो दशकों से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल ठीक। जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा
मतलब दर्जनों संगठन है जो पाकिस्तान में पलते और भारत पर अटैक करते हैं। तो क्या भारत को अधिकार मिल जाता है कि पाकिस्तान में घुस के जो आतंकवाद समर्थक रिजम है उसके खात्मे की कोशिश करे? और पीओके ले ले और पीओके ले ले। इंटरनेशनल फोरम पे तो एक ही सिद्धांत चलेगा ना भाई। अगर ये सिद्धांत है और अमेरिका के अगर यही मापदंड है तो बिल्कुल बेशक भारत ये कर सकता है, लेकिन भारत करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही खुद बलूचिस्तान को अलग करके मानेंगे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए वहीं के नागरिक अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके मानेंगे। सिंध के लोग अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके मानेंगे। फिर पाकिस्तान रह क्या जाएगा? आसिम मुनव्वर और शहबाज शरीफ, बस यही एक सिक्के के दो पहलू रह जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान की हालत और उनकी हरकत ऐसी है कि दुनिया का कोई भी देश उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अब चीन को भी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया है। पाकिस्तान में चीन के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हमले हुए, ना तो मुनीर ना शहबाज इन हमलों को रोक पाया। इस वजह से चीन ने पाकिस्तान में अपने लोगों की हिफाजत का फैसला खुद कर लिया है। चीन ने अपने पीएलए और इंटेलिजेंस को पाकिस्तान में तैनात कर दिया है। ये स्थिति आ गई है। चाइना को इस बात का एहसास हो गया है और पाकिस्तान को भी एहसास हो गया है। पहले चाइना कहता था पाकिस्तान को कि आप जॉइंट इंटेलिजेंस या जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस हम करते हैं जी पाकिस्तान के अंदर, और हमारे जो लोग हैं वहाँ जो सिपेक को गार्ड करते हैं उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने रोका हुआ था। पाकिस्तान कहता था नहीं फिक्र ना करें, हम करेंगे आपकी सिक्योरिटी। अभी हाल ही में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एग्रीमेंट हो गई है कि चाइनीज भी आके अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे विद इन पाकिस्तान। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि चाइनीज पीएलए के लोग और चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग पाकिस्तान के अंदर आके अपने असासे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एक क्विक रिएक्शन प्रोफेसर साहब इस पर। अब मतलब चीन जो है खुद अपनी पीएलए भेज रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए। नहीं, देखिए, चीन ने जो सीपैक बना रहा है, चीन जो वहां सीपैक बना रहा है पाकिस्तान में, वहां भी अपनी सिक्योरिटी भेज रहा है। तो सोवरेनिटी के अंदर एक और सोवरेनिटी चल रही है। तो चीन जानता है पाकिस्तान पे कभी रिलाई नहीं करता है। और आपने कारगिल की घटना के बाद देखा था, मियां मुशर्रफ गए थे बीजिंग, क्या कहा चीनियों ने कि पहले कारगिल से वापस लौटो फिर हम बात करेंगे। यानी उनका भी कोई वजूद नहीं था। उसके बाद बिल क्लिंटन साहब गए, 3 घंटे वहां रुके, खूब लताड़ा उनको, तो जाके संभले। एक बार फिर इनको वो इतिहास भूल गए हैं, फिर वो उसी लीक पर चल उठे हैं जो 99 में किया था उनको। इनको सबक मिलेगा। आप देखते रहिए, अगला ईरान का अटैक पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि उनके लड़ाके अब किसी को नहीं देख रहे हैं किसी भी तरफ। अजरबैजान की तरफ, जो अजरबैजान उनका काफी दिनों से दोस्त था, इब्राहिम रईसी साहब जो डेथ हुआ था हेलीकॉप्टर से, वो अजरबैजान के ही प्रेसिडेंट से मिलके आ रहे थे, उनसे भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो ये फ्री फॉर ऑल चल रहा है ईरान, और इस समय इन्हीं के जद में आएगा। और कहा था ना भुट्टो साहब ने कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो इनके पास है, कटोरा लेके घूम रहे हैं, अब ये घास ही खाएंगे। अब इनकी औकात उतनी ही रह गई है। आज इसी नोट पर कहानी कुर्सी को विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, राजकुमार जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी।